नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, संविधान हत्या दिवस अब से 25 जून को मनाया जाएगा। ये 25 जून इमरजेंसी की याद दिलाएगा। संविधान हत्या दिवस के राजनीतिक कारण क्या हैं, सामाजिक कारण क्या हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अच्छे से डिटेल में। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये अनाउंस कर दिया है अब से 25 जून को इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब ऐसा इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि 25 जून का ही दिन वो दिन था जब 1975 में इंदिरा गांधी जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने उस टाइम पर आपातकाल लगा दिया था। फखरुद्दीन अली अहमद जी उस टाइम पर राष्ट्रपति थे और उनकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा घोषणा करा दी गई थी, इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी और यह इमरजेंसी 21 महीनों तक चला था। 25 जून 1975 से 21 महीनों तक इमरजेंसी चला था। आज की वीडियो में अभी हम लोग एंड में जानेंगे कि इमरजेंसी के दौरान हुए क्या क्या चीज थे, किस वजह से इमरजेंसी वाला जो टाइम पीरियड था उसको भारत के इतिहास का एक काला चैप्टर के नाम से जाना जाता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ में अभी ये मुद्दा क्यों उठ रहा है, इस चीज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करके चीजों को शुरू करते हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि अब से 25 जून को मनाएंगे आपातकाल की याद में, आपातकाल के काले दिन की याद में संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान की हत्या कर दी गई थी। हत्या मतलब ये कि संविधान को बिल्कुल मतलब उसको ना फॉलो करते हुए उसको जितना तार तार किया जा सकता था उतना किया गया था। किस प्रकार से, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है अमित शाह जी के ही ट्वीट को लेकर के। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संविधान हत्या दिवस जो है देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने के लिए भी है जिन्होंने इमरजेंसी की घोर पीड़ा झेली है। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। तो इमरजेंसी के दौरान पीएम मोदी जी भी उस टाइम पर एक छोटे नेता थे, छोटे लीडर थे और ये भी पंजाब में रह रहे थे, निर्वासित होकर, मतलब भेष बदल कर रहे थे। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, जिनमें से कुछ आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी गए, वो सब इमरजेंसी के दौरान जेल में डाले गए थे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस टाइम पर 2024 में ये संविधान का मुद्दा इतना ज्यादा तूल क्यों पकड़ा। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली में हुआ क्या था, लोकसभा चुनाव जो अभी हो रहा था उसके पहले जब प्रचार चल रहा था, कैंपेनिंग चल रही थी, तो उसमें बीजेपी वालों ने कैंपेनिंग किया कि अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार का नारा दिए। अब 400 पार का नारा ये दिए थे, तो कुछ इनके ही नेता, बीजेपी के ही लीडर में कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि 400 सीटें इसलिए जीतना जरूरी है जिससे संविधान बदला जा सके। जिनमें से कुछ नेता थे अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, ये सभी थे एनडीए अलायंस के ही थे सब। तो अब इस मुद्दे को विपक्ष ने पकड़ लिया। विपक्ष में कुछ विपक्ष वाले गोदी मीडिया है। देखो, एक चीज और जानना जरूरी है। आजकल आज के टाइम पर दो टाइप से गोदी मीडिया है, एक सत्ता पक्ष वाली, एक विपक्ष वाली, ठीक है। यही वजह है कि भारत में मीडिया का जो रैंक है वो 159वें पायदान पर है, क्योंकि यहाँ पर एक हैं जिनको केवल और केवल बुराइयां दिखती हैं, एक हैं जो केवल केवल ही अच्छाइयां ही उनको नजर आती हैं। और इस बार के चुनाव में तो मतलब सब लोगों ने हदें ही पार कर दी थी। तो यहाँ पर जो विपक्ष वाले लोग थे, कुछ जर्मनी वाले, वो सब मुद्दे को उठा लिए और खूब अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है, संविधान बदल देंगे, वगैरह वगैरह नैरेटिव खूब चलाए। इनका फायदा भी हुआ। फायदा देखने को मिला रिजल्ट्स में इस बार 60 सीटों का नुकसान हुआ पिछली बार की अपेक्षा। जहां बीजेपी हर बार बढ़त बना करके पिछला रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ती थी, वहां इस बार 60 सीटों का नुकसान इसे देखने को मिला एनडीए अलायंस को। और वहीं इंडिया अलायंस को 128 सीटों का गेन देखने को मिला। इतना इनका फायदा हुआ। अब रिजल्ट आया, नतीजे आए, लेकिन सरकार एक बार फिर से एनडीए गवर्नमेंट की ही बनी। पीएम मोदी ही दोबारा से प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार बने। लेकिन उस दौरान एक चीज और देखने को मिली कि विपक्ष वालों ने ये अच्छे से समझ लिया था कि भाई ये संविधान वाला जो अपना नैरेटिव था ना, ये वाला काम कर गया। और इसलिए जब शपथ ग्रहण समारोह था, मतलब रिजल्ट्स आने के बाद शपथ ग्रहण जब समारोह चल रहा था लोकसभा में सदस्यों का, उस टाइम पर भी विपक्ष के कई सारे लीडर ये लाल किताब देखते दिखाते हुए नजर आए। ये संविधान की पुस्तक है एक्चुअली में। राहुल गांधी जी भी, जो विपक्ष के लीडर भी बने हैं अब, इन्होंने भी इसको दिखा करके शपथ ग्रहण की
तो ये संविधान वाला मुद्दा मतलब अभी भी चलना शुरू हुआ। विपक्ष वालों ने ये चीजें शो करी कि देखो हम लोगों ने संविधान को एटलीस्ट बचा लिया, संविधान अब नहीं बदल पाएगा उस तरीके से जो बदलना चाह रहे थे। जबकि एक मतलब बहुत ही जेन्युइन बात है, अगर आप बेसिक भी शुरुआत किए होगे पढ़ाई की तैयारी की जो भी चीजों की, तो ये आप जानते होगे कि संविधान में संशोधन करने के लिए 2 सदन और 1 राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। तो वो सिंपली संविधान में संशोधन हो जाता है और वो बहुमत से पास हो जाता है, तब भी हो जाता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है 400 सीट आए तभी संविधान में संशोधन हो या संविधान में बदलाव हो। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि अभी तक 1-2 बार ही बदला गया है या फिर अभी तक एक भी बार नहीं बदला गया है। 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, यानी 106 बार ऑलरेडी संविधान में परिवर्तन कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैरेटिव सेट करना था और फायदा लेना था, नैरेटिव सेट करके फायदा उठा लिया गया था। फिर सत्ता पक्ष वालों ने क्या किया, उन्होंने निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया। अब देखिए टाइमिंग बड़ी अजीब थी, टाइमिंग बड़ी गजब थी ये 24, 25, 26 जून यही चल रहा था टाइम, जब 24, 25, 26 जून, 27 जून ये 4 दिनों का यही टाइम पीरियड चल रहा था जब लोकसभा बैठी थी और ये विशेष सत्र बुलाया गया था। और इस विशेष सत्र के दौरान पहले तो 2 दिन शपथ दिलाई गई सभी सदस्यों को, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, ऐसे प्रोसेस चल रहा था। उसी टाइम पर निंदा प्रस्ताव पेश हुआ। निंदा प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने लाया। इसके पीछे का क्या मकसद था, पहले निंदा प्रस्ताव क्या होता है इसको जान लो। निंदा प्रस्ताव भी दोस्तों जैसे संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन के संविधान से, ऐसे निंदा प्रस्ताव भी वहीं से लिया गया है। तो अब इसमें क्या होता है कि सरकार की कोई नीति है, कोई पॉलिसी है, कोई योजना है, उसका अगर विरोध करना है तो एक निंदा प्रस्ताव पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव का जिक्र प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में चैप्टर 26 में दिया गया है। अब इसमें लोकसभा या विधानसभा में दोनों में किया जा सकता है, कहीं पर भी। तो अभी क्या हुआ कि इमरजेंसी को लेकर के 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को लेकर के निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। अब बार बार 1975 वाली चीजें अभी क्यों रिपीट हो रही हैं, तो एक्चुअली में इमरजेंसी को लगे हुए 49 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 50वें वर्ष की दिशा में भारत बढ़ रहा है। इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी, 2025 में उससे 50वीं वर्षगांठ उसकी मतलब आएगी। तो ऐसे में अब देखो जब 50वें वर्ष में एंट्री किए हुए हैं और विपक्ष वाले नैरेटिव भी कर रहे थे कि संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह, तो इन्होंने उस 50 साल पहले वाली घटना का नैरेटिव अच्छी खासी मात्रा में सेट किया और बताया देखो कि आप लोगों ने संविधान बदला था और किस प्रकार से संविधान की हत्या की गई थी उस टाइम पर। तो यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और इसको लेकर के खूब चर्चाएं चली। अब बात आती है कि ये संविधान हत्या दिवस बीजेपी वाले या कहीं एनडीए अलायंस वाले या गवर्नमेंट वाले क्यों इतना तेजी से सामने ला रहे हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, इनको भी हम आइए देख लेते हैं। देखो एक कारण तो है, ठीक है, नो डाउट संविधान की हत्या की गई थी 1975 में और वो एक बुरा चैप्टर आज भी है, कलंक टाइप का लगा हुआ है, एक दाग टाइप का लगा हुआ है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। तो उसके प्रति अवेयरनेस फैलाना तो जरूरी था ही था, लेकिन इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे जिसकी वजह से ये टाइमिंग है इंपॉर्टेंट, जो अब टाइमिंग है चूज की गई है इसको लाने की। तो देखिए क्या हुआ, पहला कारण तो मैंने बताया 400 पार का नारा इन्होंने दिया और फिर वही बैक फायर कर गया इनको, बीजेपी वालों को, क्योंकि नुकसान भी हो गया, उसी का नैरेटिव इन्होंने सेट कर दिया। तो उससे जो डेंट पहुंचा था उसको सुधारने के लिए एक कारण ये है। दूसरा कारण कि ऐसी पार्टियां और नेता जो कभी इमरजेंसी की मार झेले थे, मतलब उस टाइम पर दोस्तों जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी कांग्रेस के अलावा सभी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। कोई भी रैली नहीं, कोई भी भाषण नहीं, कोई भी, यहाँ तक कि न्यूज मीडिया तक को भी बैन किया गया था। अभी मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो जितने भी नेता निकले, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर वहां से निकले, लालू यादव, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव, इसके अलावा रामविलास पासवान, अकाली दल के नेता, बहुत सारे लीडर्स वहां से उस टाइम से निकले और आगे चलकर बड़े बड़े नेता बने। उस टाइम पर एक कार्यकर्ता टाइप के जो भी थे वो भी आगे चलकर अपनी पार्टी बनाए और काफी बड़े लीडर भी पहुंचे बने। तो उन सभी के बीच में क्योंकि इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उसमें बहुत सारे लीडर हैं जो उस टाइम पर जिनके पिता या जिनके चाचा या जो खुद उस टाइम पर इमरजेंसी की मार झेले थे वो आज अलायंस का हिस्सा हैं। तो एक प्रकार से फिर से फोड़ करने के लिए, एक प्रकार से एक वो चीजों को दोबारा से, जैसे कहते हैं नहीं, पुराना घाव कुदेड़ना, वो करने का प्रयास किया गया है जिससे वो लोग असहज हो जाएं और इस पर बयानबाजी न कर पाए। तीसरा कारण, शपथ ग्रहण के दौरान ये संविधान की पुस्तक दिखा दिखा करके बार बार ये ऐसा बता रहे थे कि देखो हमने संविधान की रक्षा कर ली, संविधान की रक्षा कर ली। तो इनको भी थोड़ा
थोड़ा सा चेक पर रखना कि देखो कि आपकी जो माता जी नानी जी थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, संविधान की हत्या की थी, और आप जो है आप तो ना ही बोलो कि आप संविधान को बचा रहे हो। तो ऐसा नैरेटिव सत्ता पक्ष की तरफ से किया गया। अच्छा, अब आते हैं इमरजेंसी पर। इमरजेंसी होती क्या है सर, कैसे लगाई जाती है, क्या क्या जगह, किन किन जगहों पर लगाई जा सकती है, क्या क्या प्रावधान होते हैं, इनको जानते हैं। तो इमरजेंसी का प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है दोस्तों जर्मनी से। जर्मनी से 3 इमरजेंसी के प्रावधान लिए गए हैं, और ये 3 इमरजेंसी के प्रावधान 352 से, अनुच्छेद 352 से, आर्टिकल 352 से 360 तक हैं। इसमें 352, 356 और 360 तीन बड़ी इमरजेंसी हैं, मतलब 3 इमरजेंसी के बारे में जिक्र है। बाकी के अनुच्छेद में आसपास के जो अनुच्छेद हैं उन्हीं से रिलेटेड चीजें हैं। तो 352 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात 352 लगा तो इसका मतलब देश भर में इमरजेंसी लगेगी। वो लगा जब था तो क्या इंपैक्ट आया था उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 356 का मतलब राज्यों में आपात। आप अक्सर देखते हो कि जब विधानसभा भंग होती है, राज्यपाल का शासन लगता है, वही है राज्यों में आपात, या राज्यों में आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। तो राष्ट्रपति के अनुदेश पर राज्यपाल शासन करता है, तो राज्यपाल शासन कहो चाहे राष्ट्रपति शासन कहो, वो 356 के तहत होता है, और ये अक्सर कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चलता ही रहता है। अभी के टाइम पर जैसे जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। 360 जो होता है ये वित्तीय आपात होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। फॉर्चुनेटली अभी तक भारत में कभी लगा नहीं है, लेकिन 1991-92 में एक सिचुएशन ऐसा आ गया था, उस समय ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि जब नौबत ऐसी आ गई थी कि लगता है कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ेगा, लेकिन लगा नहीं। अच्छी बात यह हुई कि नरसिम्हा राव जी की सरकार ने एलपीजी की घोषणा की, जिसमें मनमोहन सिंह जी का बड़ा हाथ रहा, वित्त मंत्री थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये पॉलिसी लाए, देश की अर्थव्यवस्था खुली, और फिर वित्तीय आपातकाल से भारत बच गया, वरना केवल 15 दिनों के लिए अपना विदेशी मुद्रा भंडारण था, हमारे पास विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए उतने धन नहीं थे। तो ये एलपीजी ला करके ये चीज किया गया। तो ये वित्तीय आपातकाल मतलब कभी नहीं लगा है, ये कई बार लगा है और लगता रहता है। राज्यों में शासन आप सुनते भी हो, अक्सर लगता रहता है। नेशनल इमरजेंसी जो है ये 3 बार लग चुकी है, लेकिन बड़े मुद्दे पर जो व्यापक इम्पैक्ट रहा है पूरे देश भर में, वो 25 जून 1975 को लगा। बाकी बॉर्डर्स वगैरह पर कई बार लग चुका है ये, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में इससे पहले भी। तो यहाँ पर जब लगा या जब इमरजेंसी लगती है तब होता क्या है। तो इमरजेंसी जब लगती है दोस्तों, तो इस दौरान आम व्यक्ति के पहले तो अधिकारों को समाप्त किया जाता है। केवल जीवन की स्वतंत्रता जो है ये बख्शी जाती है, जीने की आजादी है, बाकी हर प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनको छीन लिया जाता है। तो आप जो भाग 3 में पढ़ते हो मौलिक अधिकार, वो उन सब में समझो मैक्सिमम मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। दूसरा, केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर पूरा पूरा कंट्रोल आ जाता है। किसी भी राज्य की सरकार जो है वो अपने मनमाने ढंग से कुछ नहीं कर सकती है, पूरा पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा महसूस होने पर किसी भी व्यक्ति को सरकार बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती है, जेल में डाल सकती है। देश हित में नागरिकों की संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। आरोप लगते हैं कि राजस्थान के बहुत सारे महल भी उस टाइम पर जो सोने के खजाने उसमें थे, वहां भी उसको भी हटवाया गया था। बहुत सारे आरोप लगते हैं, कहानियां चलती रहती हैं, आप जानते हो। सरकार का मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा सकती है और मीडिया को कंट्रोल कर सकती है, अपने मन मुताबिक चीजें छपवा सकती है, बाकी चीजों को बैन कर सकती है। इमरजेंसी जब लगी थी तो क्या क्या हुआ था, अब इसको जानते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इस दिन को संविधान हत्या दिवस क्यों कहा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या ऐसी घटनाएं हो गई थी जो 21 महीनों तक चली थी। 21 महीना मतलब आप कम मत समझना, 21 महीने का मतलब हुआ कि लगभग लगभग 2.25 साल। तो लगभग लगभग 2 साल जब ये चला था, इस 2 साल में क्या कुछ हुआ, पूरे देश में कितना चीजें बदल गया, एक एक चीजें करके जानते हैं। तो देखिए, इमरजेंसी के दौरान देश भर में जितनी रैलियां थी, आंदोलन हो रहे थे, इन सब पर रोक लगा दिया गया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, हजारों लोगों की संख्या में जेल में डाल दिया गया था। जेल में जगह नहीं थी, इतना भर दिया गया था जेलों को। लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आते, जेल में उनको डाल दिया जाता। रिटायर्ड जस्टिस जेसी शाह की एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार बताया गया कि मीसा मीसा लगाया गया था। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। अब मीसा ये लगाया गया था, और मीसा के तहत इनका ये कहना है कि 35,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लालू प्रसाद यादव पर मीसा लगा था, जिसके तहत उनको जेल में डाल दिया गया था, और फिर
वो जब जेल में थे उन्हीं के दौरान इनको एक बेटी हुई और बेटी का नाम उन्होंने इसी एक्ट के नाम पर रख दिया है। आपने नाम सुना होगा, मीसा भारती, चुनाव वगैरह भी लड़ती हैं, एक्टिव ये पॉलिटिशियन है, मीसा भारती। तो इनका नाम इमरजेंसी के नाम से ही पड़ा था, ये एक्चुअली में मीसा एक्ट है। अच्छा जी, दूसरा, इन्होंने 75,000 लोगों को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत अंदर डाला था। जितने भी विपक्ष के लीडर थे, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, मुरारजी देसाई हो, राज नारायण, मुलायम सिंह यादव, विजय राज सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, ये सबको जेल में डाल दिया गया था। बहुत सारे लीडर्स भेष बदल कर रह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पर पंजाब में जाकर गुरुद्वारे में रह रहे थे, सरदार बनकर के ये जीवन यापन कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए थे, बहुत सारे मीडिया पर्सन अंडरग्राउंड हो गए थे, भागे भागे फिर रहे थे, बहुत लोगों को जेल में डाला गया था। तो ये जो दौर था ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि पीड़ादायी था विपक्ष के लीडर्स के लिए। यही कारण हुआ कि जब इमरजेंसी हटी, जनता पार्टी इकट्ठा हुई और इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को हराया। इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, तब जनता पार्टी की सरकार आई थी। 60 लाख लोगों की जबरन, ये आप जितने भी अभी पार्टियां देखते हो ना, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां बनी हुई हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, अभी भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल सेकुलर हो, बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं, ये सब पहले जनता दल का हिस्सा थी, उसी में से टूट टूट करके अलग अलग अपना अपना पार्टी बनाई। जैसे मुलायम सिंह यादव आके अपना पार्टी बना लिए, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव अपना बना लिए, नीतीश कुमार जाकर अपना पार्टी बना लिए, रामविलास पासवान अपना पार्टी बना लिए, ये सब लोग एक ही में थे, ठीक है ना। जब जनता दल टूटा उसके बाद से सब उसी में से निकले। सरकार ने 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कराई थी। तो ये तो क्रेडिट जाता है संजय गांधी पर। संजय गांधी इंदिरा गांधी जी के ही बेटे थे, वर्तमान में मेनका गांधी जी जो हैं उनके हस्बैंड थे। इन्होंने इन्होंने 5 पॉइंट का एजेंडा चलाया, जिसके तहत इसमें इन्होंने कहा कि पेड़ लगाना, दहेज प्रथा खत्म करना, निरक्षरता हटाना, झुग्गी झोपड़ियों को हटाना और परिवार नियोजन, ये 5 एजेंडा इन्होंने चलाया, जिसमें परिवार नियोजन जो है काफी ज्यादा व्यापक रूप से चला, काफी ज्यादा प्रचलित हुआ, फेमस भी हुआ। तो परिवार नियोजन के तहत ये जबरदस्ती जबरन नसबंदी कराए और 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई, कैंप वगैरह लगा लगा करके। तो अब कहा जाता है कि जबरदस्ती भी बहुत सारे लोगों की कराई गई नसबंदी। दूसरी बात, इमरजेंसी के दौरान इन्होंने दिल्ली को झुग्गी झोपड़ियों मुक्त करना चाहा कि झुग्गी झोपड़ियां जो हैं सबको गिरा दिया जाएगा, दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो ऐसे में कई कई बार ऐसा हुआ कि जैसे कि लाल किले के सामने या उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ियां वाला रहती थी, तो वहां पर एक बार जब गिराने के लिए यहाँ इनके ऑफिसर वगैरह गए, वहां के लोग खड़े हो गए सामने, उन पर गोलियां चला दी गई। तो ऐसा वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा माना जाता है कि लगभग 300-400 लोगों को मार दिया गया। रिपोर्ट में छपी हालांकि कि 10 लोग की वहां पर मृत्यु हुई, लेकिन ये सब चीजें चली। वहां पर झुग्गी झोपड़ियां हटा दी गई और जबरन हटाया गया, बस्तियां तोड़ी गई वहां पर दिल्ली का सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के लिए। ये कौन करा रहा था? संजय गांधी। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी। कोई भी मीडिया पर्सन कुछ भी छाप नहीं सकता था अपने मन से। इनका बिल्कुल स्क्रूटनी कराया जाता था। मीडिया जो भी छापना हो उसको पहले सरकार की अनुमति लेती थी। सरकार बाकायदे ऑफिसर्स नियुक्त करते थे कि उनको देखें कि क्या क्या छपने जा रहा है। सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी होता था तो तुरंत उसको हटवाया जाता था। अगर बहुत एग्रेसिवली है तो उस मीडिया को बैन भी कर दिया जाता था। ऐसे 3801 अखबारों के डिक्लेरेशन को रद्द कर दिया गया था। समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया गया था। सरकार के खिलाफ लिखने वाले 300 से ज्यादा पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। रजत शर्मा वगैरह जेल चले गए थे उस टाइम पर, ठीक है, जो आज इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, उस टाइम ये भी जेल गए थे। इसके अलावा सेंसरशिप इतनी कठोर थी कि अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर छपी तो सेंसर अधिकारी तक को सस्पेंड कर, मतलब अगर कोई सेंसर अधिकारी अप्रूव कर दे रहा है कोई न्यूज और वो न्यूज सरकार के खिलाफ है, हल्का सा भी कुछ खिलाफ है, तो फिर उस जो सेंसर अधिकारी जो नियुक्त किया गया उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। ये हालत थी जो आज मतलब ये जर्मनी में भी कुछ बैठे लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ये सब उनको सबको पता है, लेकिन जानबूझ करके वो वही दिखाते हैं जो उनका नैरेटिव उनका सेट करने में काम आ जाएगा। अब फिर वो 5 साल गायब रहेंगे, एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे, खूब अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, जैसे चुनाव आएगा तैसे फिर से वही शुरू। तो ये चीजें होती हैं। दूसरी बात, एक और बड़ी चीज की गई थी, 42वां अमेंडमेंट किया गया था। अब मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा एक निश्चित पार्टी फॉलोअर को, लेकिन देखिए सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार में बुराइयां नहीं है, हर सरकार में बुराइयां होती हैं, इनमें है खूब भर के बुराइयां हैं, लेकिन
जो सच्चाई है वो तो भी तो कम से कम ध्यान में उसको भी तो सुनने का क्षमता रखो, उसको भी तो सुनने का प्रयास करो। देखो 42वां अमेंडमेंट किया गया, ये अमेंडमेंट बहुत बड़ा था। अमेंडमेंट मतलब कि संविधान में संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 को, इमरजेंसी के दौरान में। और इस दौरान ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये इतना बड़ा अमेंडमेंट था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाने लगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि लघु संविधान भी कहा जाता है, आप लोग को पॉलिटी में पढ़ाता भी हूँ। तो ये इसमें क्या क्या चीजें हुआ था, एक तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। चलो ये अच्छी बात है, 10 मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया कि चलो नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि वो किस प्रकार से भारत में रहेगा तो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर करेगा, ठीक है। इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, एकता, अखंडता, ये सब शब्द जो है ये प्रस्तावना में जोड़े गए। पहली बार ऐसा हुआ कि संविधान की प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया, नहीं तो ये कहा गया था कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। केशवानंद भारती वाला केस भी मैं आपको समझा चुका हूं पहले कई बार। तो ये किया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मौलिक अधिकार और ये सब बहुत लंबा ये संशोधन रहा था, 42वां संविधान संशोधन। तो इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, ये भी उस दौरान ही हुआ था, इमरजेंसी के दौरान। तो ये सारी चीजें हुई थी इमरजेंसी के वक्त। तो जितने लोग के परिवार, जितने लीडर्स के परिवार इस दौरान सफर किए थे, क्योंकि उनके घर का जो लीडर था, जो नेता था, वो सब जेल में थे, और 1-2 महीने के लिए नहीं, 21-21 महीने के लिए, 18-18 महीने के लिए कुछ कुछ लोगों को डाला गया था और बुरी तरीके से बर्ताव किया जा रहा था। तो वो लोग तो पीड़ा भूलेंगे नहीं। तो वो लोग जो चीजें जो झेले थे, अब जो उनके लीडर्स बनकर आए हैं तो वो नैरेटिव बना रहे हैं। तो बात इतनी ही है कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी की याद में, कि अब वो काला दिन दोबारा ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। तो इसको सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये कोई खुशी वाला चीज तो है नहीं कि सेलिब्रेट किया जाए, तो इसको याद रखने के लिए एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब इसी बीच ट्विटर पर ये एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी एक स्पीच दे रहे हैं, अपना मतलब की वीडियो जारी किए हुए हैं, उसमें ये फोटो लिया गया है क्लिप, कि संविधान की पुस्तक लेकर के ये कुछ बोल रहे हैं, और जस्ट इनके पीछे इंदिरा गांधी जी की ये मूर्ति लगी हुई है। एक तरफ ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ उनकी तस्वीर है, इनकी नानी जी की, जिन्होंने संविधान की बखिया उधेड़ दी थी। तो ये इस पर अब आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हाफ ईयरली ई बुक आ चुकी है। अगर आप जनवरी से जून तक की ई बुक की तलाश में हो तो आप ये ई बुक ले सकते हो। चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये ई बुक आपको दी गई है, प्रश्नोत्तर माध्यम में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेलवे की भी ई बुक आ चुकी है साइंस की, क्योंकि साइंस का इस बार वेटेज बहुत ज्यादा है। साइंस के क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास रहेंगे। तो ऐसे में आपको साइंस बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिल्कुल हाई स्कूल लेवल का, जो लेवल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बस उतना ही। पीएचडी आपको नहीं कराना है, और ना ही पीएचडी करके आप जाओगे एग्जाम देने तो फायदा होगा आपको। इसलिए उतना ही पढ़ो जितना आपके काम का हो। 1100 प्लस क्वेश्चन का ये ई बुक तैयार किया गया है। आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके ये ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर अगर व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, और उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर ये ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।